Hello friends, welcome to our channel. In this video lecture, we will try to understand what is Industrial Revolution. But before that, let's have an introductory video which will help you to understand what is Industrial Revolution and how we will going to proceed this lecture. So let's have a video. सो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन समझने से पहले हम लोग को कुछ अदर टॉपिक समझना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। जैसे कि कैपिटलिज्म लिंक होता है मर्केंटिलिज्म से। मर्केंटिलिज्म जब था तो उस टाइम लेसस फेयर का बहुत सारा इफेक्ट पड़ा। लेसस फेयर बेसिकली एक टाइम पीरियड को बोला जाता है और उसी के अंडर में आ जाता है ग्रेट डिप्रेशन। सो इस टाइप के टॉपिक्स जो हैं वो इंटरलिंक हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, और लास्टली हम लोग समझेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ कहाँ फैला और उसका रिजल्ट क्या क्या हुआ। बट ये सारे टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग उस टाइम के यूरोप का कंडीशन समझने का कोशिश करेंगे कि उस टाइम का कंडीशन क्या था। 15th और 16th सेंचुरी में यूरोप में फ्यूडलिज्म ख़त्म होने वाला था, तो एक तरह से उन लोगों का इकोनॉमिक सिस्टम कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा था। फ्यूडलिज्म में बेसिकली ये होता है कि किंग सबसे ऊपर में होता है, बट किंग के पास उतना पावर्स बचे हुए नहीं रहते हैं। किंग्स के अंडर में आते हैं नोबल्स, नोबल्स के अंडर में आते हैं नाइट्स, और नाइट्स के अंडर में आते हैं पीजेंट्स। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें गिव एंड टेक का सिस्टम चलता है। किंग बेसिकली लैंड देता है नोबल्स को, नोबल वही लैंड्स को देते हैं नाइट्स को छोटे छोटे भाग में करके, और नाइट्स उसी लैंड्स पे पीजेंट से काम करवाते हैं। अब जब पीजेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है कुछ ना कुछ फूड्स वहाँ पे जनरेट होगा, सर्विस जनरेट होगा। तो जो फूड्स और सर्विस जनरेट होगा वो नाइट्स को मिलेगा, और नाइट्स उन्हीं फूड और सर्विसेज के एक्सचेंज में नोबल्स को प्रोटेक्शन और मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जो नोबल्स को वो प्रोटेक्शन और मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वही नोबल्स राजा को एक तरह से मनी देते हैं और साथ ही साथ नाइट्स भी देते हैं। नाइट्स बेसिकली एक तरह से सोल्जर्स होते थे जो कि राजा की हेल्प करते थे लड़ाई करने में या फिर उन लोग के सिक्योरिटी बनने में। सेकेंड पॉइंट हम लोग का कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था वेस्टर्न यूरोप का। ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली फ्यूडलिज्म में ये होता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करता है पीजेंट्स पे। ठीक है, कि कितना खुद को ज़रूरी है उतना ही सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग। लेकिन उस टाइम मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने के बाद वो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे देखा जाने लगा कि कितना डिमांड्स है कोई चीज़ का, और उसके अकॉर्डिंगली उन लोग का इकोनॉमिक रन करने लगा। और ये सारे चीज़ मिलकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे लेके जाते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटलिज्म बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वही राजा रूल कर सकता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि कैपिटलिज्म में राजा कहाँ से आता है। एक तरह से इनडायरेक्ट वे में वही लोग रूल करता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। ठीक है, मतलब जिसके पास पैसा होगा उसके पास जाहिर सा बात है वो ट्रेड करेगा, वो इंडस्ट्रीज़ को ओन करेगा। मतलब कंट्री का ऑलमोस्ट ट्रेड उन्हीं लोग के अंडर में होता है। जैसे इंडिया में बोल सकते हैं कैपिटलिस्ट हो गया, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री हो गया, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री हो गया। तो ये सारे जो लोग हैं एक तरह से कैपिटलिस्ट हैं। ओके, सो ये लोग जनरली फोकस करते हैं मास प्रोडक्शन पे। वो वही चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं जो चीज़ सोसाइटी डिमांड करता है, कि ताकि उन लोग को मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो। अब जब मास प्रोडक्शन होगा तो वो लोग जाहिर सा बात है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे, और जो प्रॉफिट गेन करेंगे वो लोग उसको री इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों में, और वहाँ से वो लोग अलग एक नया प्रॉफिट जनरेट करते हैं जो कि खुद के लिए होता है। और इस तरह से कैपिटलिज्म सिस्टम वर्क करता है। So our next topic is mercantile capitalism.
इसको हम लोग मर्केंट कैपिटलिज्म भी बोलते हैं और साथ ही साथ मर्केंटिलिज्म भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड बेसिकली 14 to 18 सेंचुरी तक है। और मर्केंटाइल कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था जीन बैप्टिस्ट कॉल्बेट ने। इनको फादर ऑफ मर्केंटाइल के आइडिया भी बोला जाता है। ये बेसिकली फ्रांस से बिलोंग करते हैं, फ्रांस में रहते थे। इन्होंने बोला था कि मर्केंटाइल कैपिटलिज्म में चाहे फिर मर्केंट कैपिटलिज्म में ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कोई भी पर्सन अपने गुड्स को सेल करेगा, कहाँ से कहाँ, चीप मार्केट से एक्सपेंसिव मार्केट में वो सेल करेगा। मतलब सस्ते जगहों से कोई भी चीज़ वो बाय करके वो एक्सपेंसिव जगह पे बेचेगा उसको। सो बेसिकली इसी को बस वो ट्रेड बोलते हैं। ओके, इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, किसी भी तरह का कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ लेना है और कहीं पे जाके उसको बेच देना है। ओके, अगला पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया था कि इसमें मैक्स टू मैक्स एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए, ठीक है, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर सके। और लास्टली इन्होंने बोला था कि इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट एक तरह से उन लोग को सपोर्ट करे जो लोग भी मर्चेंट हैं, जो लोग भी मर्केंटाइल कैपिटलिज्म के द्वारा अपना ट्रेड को कर रहे हैं। ओके, एंड इफ़ यू विल मूव फर्दर, सो आर नेक्स्ट टॉपिक इट्स लेसस फेयर। इसका टाइम पीरियड बेसिकली 19th सेंचुरी से ग्रेट डिप्रेशन तक होता है। ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली 1929 से 1939 तक रहता है। तो लास्टली इसका टाइम पीरियड हम लोग बोल सकते हैं 19th सेंचुरी के बिगिनिंग से लेके 1939 तक। इसमें क्या क्या होता है वो सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली स्टार्टिंग में ये होता है कि जो इकोनॉमी होता है उसमें फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। फ्री मार्केट जिसमें ही होगा वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत कम हो जाएगा, ख़त्म के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू मशीनरीज लॉन्च होने लगेंगे, वहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगेगा, साथ ही साथ मास प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और लेबर्स का कंडीशन पे इम्प्रूवमेंट आएगा। अगला पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे मिनिमम वेजेस के अगेंस्ट वहाँ पे बहुत सारा काम किया गया था, ड्यूटीज़ बहुत सारे बढ़ाए गए थे, और साथ ही साथ जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन था और कॉर्पोरेट टैक्सेस था उसको कम किया गया था। ये स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी में ऐसा होता है सब चीज़। बट ग्रेट डिप्रेशन आते आते तक, मतलब 1929 स्टार्ट होते तक, वहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिर जाता है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट आप लोग ऑलमोस्ट जान रहे होंगे, जहाँ पे हर एक कंपनीज अपना अपना स्टॉक बाई एंड सेल करती है, जिसके वजह से उन लोगों को प्रॉफिट होता है और उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वर्ल्ड ट्रेड जो होता है वो कोलैप्स कर जाता है। अब कोलैप्स करने का बहुत सारा कारण होता है, जैसे कि हम लोग बिगनिंग में देखे थे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो थे बहुत सॉफ्ट बनाए जा रहे थे यही ट्रेड ये सब करने के लिए, तो वो भी एक कारण बनता है स्टॉक मार्केट डाउन होने का। फिर बैंक फेल्योर हो जाता है, फिर मनी सप्लाई कोलैप्स कर जाता है, तो ये सारे चीज़ ग्रेट डिप्रेशन का कारण बनते हैं, ठीक है। जब ये सारे चीज़ हो रहा था तो जाहिर सा बात है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस निकलेगा बाहर, मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ही। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, तो सबसे पहले तो ये था कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड होता है। एक्सप्लोड होने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी होता है उसमें, ठीक है। और साथ ही साथ पीपल्स का जो रियल इनकम था वो भी इम्प्रूव होता है, इंक्रीज करता है। सेकेंडली देखते हैं हम लोग कि अलग अलग जो देश थे, जो पावरफुल कंट्रीज थे, वहाँ पे कॉलोनीज बनाने का रेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे इंग्लैंड बहुत जगह कॉलोनीज बनाता है, इवन इंडिया भी उस टाइम में इंग्लैंड का ही कॉलोनीज था। फिर फ्रांस एक तरह से सेकेंड पोजीशन पे थे कॉलोनीज बनाने में। तो एक तरह से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है यही कॉलोनीज बनाने के रेस में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। बहुत सारे जगह पे सिटीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जाते हैं, स्कूल, लाइब्रेरीज़, बहुत सारे चीज़ बनाए जाते हैं। थर्डली हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन ट्रेड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं कंट्रीज़, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब, तो वो लोग आपस में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनीज़ में। तो वहाँ से ट्रेड जब स्टार्ट होता है तो उस ट्रेड में सबसे आगे बढ़ के आता है इंग्लैंड, और यहाँ से इंग्लैंड अपना हेजमनी स्टार्ट करता है और अपने आप को सुपीरियर दिखाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब लास्टली हम लोग देखते हैं कि लेबर का कंडीशन लास्ट तक बहुत ख़राब हो जाता है। उन लोग का वर्किंग आवर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, उन लोग का इनकम बहुत डाउन हो जाता है, और साथ ही साथ चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये सारे का सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे।
और अदर्स जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो एक कॉन्सिक्वेंसेस ये था कि उन लोग का इकोनॉमिक जो था, जो एग्रेरियन इकोनॉमिक फॉर्म था, वो चेंज हो गया हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमिक सिस्टम में और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में चेंज हो जाता है। साथ ही साथ न्यू इन्वेंशंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स बहुत सारे होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंस थे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्प्रेड कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। लास्टली हम लोग देखें कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ख़त्म होने वाला था, तो उस टाइम में कॉलोनीज बहुत ज़्यादा बन रहे थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो उसी तरह से मशीनरीज में सबसे आगे फ्रांस रहता है, बेल्जियम रहता है, स्विट्ज़रलैंड रहता है और जर्मनी रहता है। ये लोग अपने अपने कंट्रीज़ में मशीनरीज का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं। फिर 1850 में फ्रांस अपने आप को आयरन इंडस्ट्री में सबसे आगे बना लेता है, सबसे आगे कर लेता है। अब वो अलग बात है कि जो आयरन ओर जो था वो एक्सपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था। ओके, और इंपोर्ट कर कर के ही वो फ्रांस जो था वो अपने आप को आयरन इंडस्ट्री में सबसे आगे ले जाता है। और फिर 1865 में जर्मनी अपने आप को सेकेंड प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील बना लेता है, ठीक है, और साथ ही साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस करता है। So that's all about industrial revolution and what were the causes of industrial revolution and what was the impact of industrial revolution. So अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी क्यूरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। एंड इफ दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू to understand what is industrial revolution, so please like it and share it to with your friends and colleagues. Thank you.